हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक और जिनका एग्ज़ाम होना है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ ही हम लोग आज तैयारी करने जा रहे हैं इसमें जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को। तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, क्वेश्चंस को बहुत ही मेहनत से सिलेक्ट किया जाता है। सो एक लाइक तो बनता है। और साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोगों की तैयारी सुनिश्चित तरीके से, सुसज्जित तरीके से हो सके और आप लोगों का रिवीजन हो सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आगे की वीडियो को। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? यानी कि आपके अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? जो आपके मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन होता है? विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, राजनीतिक दल होता है? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर है क्या होती है? न्यायपालिका होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? शरद अरविंद बोबड़े हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, संसद द्वारा विधि बनाकर। ठीक है, संसद द्वारा कानून जब बनता है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर महाधिवक्ता जो होता है ये हमारे राज्य का, किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है? यानी कि राज्य में जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम तो वो हो सकते हैं 500। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मिनिमम आपके हो सकते हैं 60, लेकिन एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या है? एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्या है? सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य इसका अपवाद है, वहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है, कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो वह है सिक्किम राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य जो है वो अपवाद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है और प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी नियुक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? ऑप्शंस देखिए, एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर सुकुमार सेन, के सुंदरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सुकुमार सेन। डॉक्टर सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से कब? 21/3/1950 से कब तक? 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर 1958 तक। कब तक का था? 21/3/1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट थे, ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय राजनीतिज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे,
भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, ये दोनों थे। आर्यभट्ट जो थे भारतीय गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, इनको त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? ठीक है, तो कौन सा वो स्थान है जहाँ पर, या कौन सा शहर कह सकते हैं जहाँ पर लिंगराज मंदिर है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि भुवनेश्वर में ये लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। ठीक है, जो खजुराहो का मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पर ये जो मंदिर है हिंदू धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वायुमंडलीय घटना जो होती है, वायुमंडल में जो घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मौसम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ठीक है, बेतार संचार यानी कि वायरलेस जो सिस्टम होती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह को किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? अब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयन मंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय में, उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो अमर्त्य सेन कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, कौन थे ये? अर्थशास्त्री थे और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। और किस विषय पे दिया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो स्वर्णिम क्रांति जो है मधुमक्खी पालन और उद्यान कृषि दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1986 में, 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और ये पूरे देश में लागू है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो सारे ऑप्शंस आप जो सोच रहे थे वैसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जो सोच रहे थे कि आप पर्यावरण प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, तो यहाँ पे वैसा कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कारण है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ऑप्शन देखिए, जीवाणु संक्रमण नहीं है, विषाणु संक्रमण नहीं है। ठीक है, जानवरों को दर्द निवारक देना, ये है क्या? अगला देखिए ऑप्शंस, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जानवरों को दर्द निवारक देना। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब जानवरों की तबीयत खराब होती है तो डाइक्लोफेनक देते हैं। ठीक है, दर्द निवारक गोलियां उनको खिलाते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, बीमारी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जब कभी भी ये जो जानवर मरते हैं, ठीक है, तो इनके शरीर में वो डाइक्लोफेनक की मात्रा रहती है और जब गिद्ध इनको खाते हैं तो वो जो दवाई की मात्रा है गिद्ध के शरीर में पहुंचती है और 1 महीने के अंदर अंदर उस गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को
दर्द निवारक देना। ठीक है, बहुत सारे अध्ययनों में ये पता चला है। ठीक है, वैसे एक कारण और है गिद्धों के कम होने का, वो है पर्यावरण प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया है, उसको हम सही से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो चारों दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। कैसे है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है पौधों में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है और वो रिलीज कर दिया जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और दूसरे तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। कैसे? कि उसका प्रयोग करके पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हमारे लिए नुकसानदायक भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है वो लुम्बिनी है। ठीक है, क्या है? लुम्बिनी है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? तो वो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जी शंकर कुरूप। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन और देख रहे होगे आप, चौथा नंबर, जो श्रीमती आशा पूर्ण है। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, निम्न में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों भारत का नेपोलियन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस महापुरुष को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है विजय घाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, राजघाट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो शक्ति स्थल। ठीक है, विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। शांतिवन किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। राजघाट किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिहू जो है वो असम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, बिहू लोक नृत्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से और अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।